जय हिंद। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एनसीईआरटी साइंस सीरीज के अंतर्गत क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 के तहत जंतुओं में जनन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। चैप्टर आज का भी छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप पहले भी कभी पढ़े हैं और पढ़े होंगे कि जंतुओं में जो जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल जो होता है, बहुत से सवाल यहाँ हमारे एग्जाम में बनाए जाते हैं। तो आप पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखेंगे, जो कुछ इम्पोर्टेंट होगा उसको सुनेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्लास 6 और क्लास 7 का एनसीईआरटी साइंस पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये सभी वीडियो आपको क्रमागत रूप से एनसीईआरटी साइंस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और एक बार आप एनसीईआरटी पूरी पढ़कर देखें। आप अपने आप में 7वें आसमान पर होगे साइंस को लेकर के, और धीरे धीरे जैसे हमारा एक सब्जेक्ट ख़त्म होगा, हम आपके कहे अनुसार दूसरे सब्जेक्ट को भी लाएंगे। तो 7वें आसमान पे अगर चलना है आपको, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने होंगे, तभी आप किसी एग्ज़ाम में कुछ अलग कर पाओगे। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं जंतुओं में जनन के तहत आपके बारे में। यहाँ पर मैंने क्या किया है, हाईलाइट करके पहले से रखा है। तो आपने पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या आपको इनके विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक था, है ना। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 7 में मैंने पढ़ाया था। जनन जाति स्पीसीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसी बारे में हम आज की क्लास में पूरी तरह से जानेंगे। और आप सोचिए कि अगर कोई जीव प्रजनन नहीं करता तो क्या होता? क्या हमारे वंशज आगे बढ़ते? क्या एक जीव के अलग अलग पीढ़ियां आती? नहीं आती। तो इन्हीं सब को जानने के लिए हम आज पढ़ेंगे जंतुओं में जनन किस प्रकार से होता है। तो मैं बता दूं कि मैं कैसे पढ़ाता हूं। मैं वही पढ़ाता हूं जो आपकी जानकारी के लिए होता है। मैं उन सभी को नहीं पढ़ता जो आपकी जानकारी के लिए नहीं है। आपके समय की बचत के लिए पहले मैं इन पीडीएफ को खुद पढ़ता हूं, उसको आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट के आधार पर मैं हाईलाइट करता हूं और वही मैं आपको बताता और समझाता हूँ। तो आइए अब हम जानते हैं कि चूजे और इल्ली यानी कि कैटरपिलर, नाम याद रखेंगे, इल्ली को हम कैटरपिलर कहते हैं। तो चूजे और इल्ली किस प्रकार जन्म लेते हैं? बिलौटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि वह अब दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं। तो पौधे की ही तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती है। यह है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। पौधों में जनन जैसे पौधों में जनन दो प्रकार से होता है, उसी प्रकार जंतुओं में भी जनन दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लैंगिक जनन और दूसरे को अलैंगिक जनन के रूप में जानते हैं। अब यहाँ देखो, सारणी 9.1 में जंतु और उसके बच्चे का नाम दिया गया है। यानी कि मनुष्य के बच्चे को आप क्या कहते हैं? शिशु कहते हैं। बिल्ली के बच्चे को क्या कहेंगे वो आपको बताना है। कुत्ते के बच्चे को हम पिल्ला कहते हैं, है ना। तितली का मुझे भी नहीं पता। मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। गाय के बच्चे को तो गाय ही बोलते हैं, बछड़ा। मेढक में जो होता है टेडपोल बोलते हैं ना। इस तरह से इसके बच्चों का नाम होता है। आप एक दो का नाम पता कर लीजिएगा, जैसे बिल्ली वाला पता कर लीजिएगा और एक क्या है, तितली का पता कर लीजिएगा। ठीक है, और मुझे भी बता दीजिएगा गूगल करके, मुझे भी ध्यान में नहीं है। अब आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ से आप कक्षा 7 में जैसे पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था, इसे ही स्मरण करने का प्रयास करना है। और आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधे में नर और मादा जननांग होते हैं। जो लैंगिक जनन पौधा या जंतु करता है उसमें नर और मादा जननांग होते हैं। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? जो पौधों में हमने पढ़ा था उसके मादा और नर जननांग में हम क्या पढ़े थे? पुंकेसर पढ़े थे और स्त्री केसर पढ़े थे। याद आया कुछ? क्लास 7 का आप जो है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये 3 पढ़ के देखिए, वहाँ पर पौधों से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएंगे। ठीक है, तो कहता है कि जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं।
पौधे की ही तरह जंतु भी नर तथा मादा युग्मक बनाते हैं जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा के युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। तो ध्यान देना है कि लैंगिक जनन में दो अलग अलग मिलेंगे, एक लैंगिक जनन के लिए नर का मिलन होगा और एक मादा का मिलन होता है। जब ये दोनों का मिलन होता है तो इन दोनों के जो युग्मक होते हैं ये युग्मनज यानी कि जायगोट बनाते हैं और जायगोट बना करके ये लैंगिक जनन का निर्माण करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं मनुष्य में जनन कैसे होता है और इसके जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा नर जनन अंग। अब थोड़ा सीरियस हो जाएंगे और बहुत सारे पॉइंट आपको नए नए देखने के लिए मिलेगा। तो नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शिश्न होते हैं। ठीक है, चित्र 9.1 में दर्शाया गया है। तो आपको याद रखना है कि नर जनन अंगों में कौन कौन से अंग होते हैं। तो एक जोड़ा वृषण, एक जोड़ा मतलब 2, संख्या में 2 वृषण होते हैं जिसे टेस्टिस बोलते हैं। 2 शुक्राणु नलिका होता है, 2 शुक्राणु नलिका होता है और एक जो होता है शिश्न जिसे लिंग यानी कि पेनिस बोलते हैं। ये नर जनन अंग के भाग हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। तो पूछा जाता है सवाल कि शुक्राणु का निर्माण या शुक्राणु कहाँ से उत्पन्न होता है। तो वृषण से, टेस्टिस से उत्पन्न होता है। और वृषण जो है कौन सा युग्मक देता है, तो नर युग्मक उत्पन्न करता है। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। चित्र 9.2 को देखिए जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। ये इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, एक को सिर कहते हैं, एक मध्य भाग होता है और एक पूंछ होता है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं, यानी कि जो शुक्राणु हैं उसमें कोशिकाओं के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। अब आप ये देख सकते हो मानवों में नर जनन अंग, मानवों का नर जनन अंग में आप कौन कौन सी भाग देखेंगे। तो ये जो पतली नली है इसे आप शुक्राणु नलिका कहते हैं, ये जो है इसे हम शिश्न कहते हैं और ये जो आप देख रहे हैं 2 ये टेस्टिस है। तो आपने क्या जाना कि एक जोड़ी टेस्टिस यानी कि एक जोड़ी वृषण यानी कि 2 वृषण होते हैं। 2 आपने ये पढ़ा नलिका जिसे हम शुक्राणु नलिका या शुक्रवाहिका कहते हैं। तो 2 शुक्र नलिका होता है और एक ये शिश्न यानी कि पेनिस होता है। क्लियर? तो ये है नर जनन अंग के भाग। दूसरा आपने जाना मानव शुक्राणु। मानव शुक्राणु में आप देखेंगे तो इसको हम पूंछ कहते हैं। ये बीच में जो पॉइंट होता है इसे मध्य भाग कहते हैं और ये आगे वाली जो भाग होता है इसे हम सिर के रूप में जानते हैं। तो ध्यान रखना है कि शुक्राणु में कोशिका के सामान्य घटक सभी रूप से पाए जाते हैं। अब पहेली का सवाल है कि शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है। शुक्राणु में जो पूंछ होता है यानी कि ये जो आप देख रहे हो पार्ट, पूंछ वाली पार्ट सबसे पिछला भाग, मध्य भाग और सिर, तो पूंछ का क्या काम होता है वो जानना है। दूसरा है हमारा मादा जनन अंग। हमने अभी नर जनन अंग के बारे में पढ़ा जिसमें एक शुक्राणु नलिका देखा, मतलब 2 शुक्राणु नलिका हमने देखा, एक शिश्न देखा और 2 हमने वृषण देखा। दूसरा जो हमारा है लैंगिक जनन में ज़रूरत वो है मादा जनन अंग का। तो मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी या डिंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। मादा जननांग में क्या होता है, एक जोड़ी अंडाशय होता है, एक फिर अंडवाहिनी होती है और गर्भाशय होता है। ये आप चित्र देख सकते हैं। ये मानव में मादा जननांग है। आप अंडाशय देख सकते हो, एक यहाँ है एक यहाँ है। अंडवाहिनी एक इधर से है एक इधर से है यानी कि 2 अंडवाहिनी होता है और एक ये पार्ट गर्भाशय के रूप में जाना जाता है। तो क्लियर, एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय मादा में पाई जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। ध्यान रखना है, मादा युग्मक का उत्पादन कहाँ होता है, तो अंडाशय में होता है।
नर युग्मक कहाँ उत्पादित हो रहा था, याद आया? नर युग्मक को हमने ये उत्पादित किया था, वह किया था हमने वृषण में। नर युग्मक वृषण में उत्पादित होता है, जबकि मादा युग्मक हम उत्पन्न करते हैं कहाँ पे, तो अंडाशय में करते हैं। मानव यानी कि स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहां शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका होता है। अंडाणु यानी कि डिंब, ये जो है शुक्राणु की ही तरह एकल कोशिका यानी कि एक कोशिकीय होता है। लेकिन आप क्या समझे कि मानव यानी कि स्त्री में प्रत्येक महीने क्या होता है, अंडाशय में से किसी एक अंडाशय से, मतलब दो अंडाशय जो होते हैं, किसी एक अंडाशय से, ऐसा नहीं कि दोनों अंडाशय से एक समान, किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु या डिंब का निर्मोचन होता है, जो अंडवाहिनी में होता है। कहाँ होता है? अंडवाहिनी से होता है। ये मानव अंडाणु है। मानव अंडाणु में आप देख सकते हो केंद्रक मौजूद है। और मानव अंडाणु कैसा होता है, तो एक कोशिका का बना होता है। अब बुझो का सवाल है कि बुझो को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। मनुष्य का अंडा जो होता है बहुत बड़े भी हो सकते हैं। मतलब मनुष्य का अंडा जो होता है अति सूक्ष्म हो सकते हैं, और बहुत बड़े अंडों में मुर्गी के अंडे होते हैं। अब आते हैं हम निषेचन जानेंगे। निषेचन क्या है, तो जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। क्या है, ये याद रखना है पॉइंट को, कि जनन प्रक्रम, जनन क्रिया का पहला चरण क्या होता है, तो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन यानी कि मिलना होता है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन यानी कि मिलना ही निषेचन कहलाता है। क्या कहेंगे कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलना ही निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का ही निर्माण होता है। तो ध्यान रखना है, जनन प्रक्रिया का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु होता है। शुक्राणु और अंडाणु जब संपर्क में आता है तो संलयित होता है, और शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होना ही निषेचन कहलाता है। और जब निषेचन होता है शुक्राणु और अंडाणु का, तो वह युग्मनज के नाम से जाना जाता है। ये देखेंगे आप, निषेचन है आपका, ये पॉइंट है, आप देखो आराम से, ये आप समझ जाएंगे। ये है अंडाणु, ये है शुक्राणु। शुक्राणु में हमने 3 भाग पढ़ा था, एक पुच्छ भाग पढ़ा था, एक मध्य भाग यहाँ पर पढ़ा था, ये वाली, और ये जो है आगे वाली, ये शीर्ष या सिर कहलाता है। आप देख सकते हैं कि जो शुक्राणु है, ये बहुत सारे शुक्राणु अंडाणु के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सभी शुक्राणु सफल नहीं हो पाते हैं। कुछ शुक्राणु जो देखो बाहर में ही लटक गया, कुछ आधी पे लटक गया, और एक जो है अंदर अंडाणु तक पहुंच गया। यानी कि यही शुक्राणु जो है आपका युग्मनज बनाने में सहायता करेगा। ठीक है, तो ये निषेचन है। जब युग्मनज का अंडाणु और शुक्राणु जब मिलता है तो मिल करके दोनों एक केंद्रक का निर्माण करता है, और यही 2 केंद्रक युग्मनज के नाम से जाना जाता है। क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज एक नए व्यष्टि का प्रारंभ है? नए व्यष्टि का मतलब एक नए अंग, मतलब एक नए जीव की उत्पत्ति। नए जीव मतलब सेम जीव। और निषेचन के प्रक्रम में स्त्री माँ के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। निषेचन के समय में अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं। अंडाणु माँ यानी कि स्त्री का होता है, शुक्राणु पिता यानी कि नर का होता है। इसलिए जो बच्चे होते हैं उनमें माता और पिता दोनों के गुण पाए जाते हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। क्या है? मादा के शरीर के जो अंदर निषेचन होता है वो आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। मनुष्य, गाय, कुत्ता, मुर्गी, ये सभी में जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है,
लेकिन कह रहा है कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है, इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। यानी कि जिन जंतुओं में मादा जंतु में शरीर के बाहर जो होता है जिसे बाह्य निषेचन कहते हैं, और ऐसे जंतु कौन हैं जो जल में होता है। तो बाह्य निषेचन के उदाहरण आपका जल में निषेचन होने वाले यानी कि जल में पाए जाने वाले जीव जंतु हो जाएंगे, और आंतरिक निषेचन के अंतर्गत मानव, कुत्ता, बिल्ली, गाय ये सभी हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ने से पहले आपको एक कहानी बताते हैं, वह है क्या आपने परखनली शिशु के बारे में सुना है। परखनली शिशु जिसे हम टेस्ट ट्यूब के रूप में जानते हैं। तो आइए कहता है, कह रहा है कि बूझो और पहेली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर यानी कि चिकित्सक ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे आईवीएफ अथवा इन विट्रो निषेचन यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जो आईवीएफ है इसका पूरा नाम आप याद रखेंगे, और शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन को ही हम क्या कहते हैं, इन विट्रो निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ कहते हैं। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके बाद उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को हम परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है, मतलब झूठ है, क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता है बल्कि गर्भाशय में ही होता है। लेकिन उसका जो निर्माण है, युग्मनज जो बनता है वह एक ट्यूब में बनता है, और इसी ट्यूब के कारण उसे हम परखनली या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो आपने क्या जाना टेस्ट ट्यूब बेबी में? मात्र इतना याद रखना है कि जब स्त्रियों का अंडवाहिनी खराब हो जाती है तब निषेचन की क्रिया क्या होती है, उसे कृत्रिम कनेक्शन से यानी कि कृत्रिम रूप से निषेचन कराया जाता है, और निषेचन करा के महिला के गर्भाशय में डाल दी जाती है। और ये ध्यान रखना है कि युग्मनज को कितने दिन के लिए विकास किया जाता है टेस्ट ट्यूब में, तो 1 सप्ताह के लिए विकास किया जाता है। आइए अब एक क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप के अंतर्गत आपने देखा कि बसंत तथा वर्षा ऋतु में मेढक तथा टोड पोखर, तालाब और मंद गति से में बहते झरने की ओर जाते हैं। मेढक, टोड जो मेढक का ही प्रजाति है, जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते। ध्यान रखना है, मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते तथा ये अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इसकी सुरक्षा भी करती है। ये आप देख सकते हैं मेढक के अंडे हैं, और आपने बरसात के मौसम में बहुत सारे देखे होंगे। ठीक है, मादा जैसे ही अंडे देती है नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। यानी कि क्या होता है, बाह्य निषेचन का मतलब मादा पहले अंडा देती है, उसके बाद जो नर मेढक या नर टोड होता है वो अपनी शुक्राणु को इसके अंडाणु पे छोड़ देता है, इसके अंडे पे छोड़ देता है। तो क्या होता है कि प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। तो आपने ऊपर में जो पहेली का सवाल था कि शुक्राणु की लंबे पूंछे क्या काम करता है, तो शुक्राणु की लंबे पूंछे उसे जल में तैरने में मदद करता है। तो क्या है कि प्रत्येक शुक्राणु अपने लंबे पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। और यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। मछली हो गया, स्टारफिश हो गया, आपका मेढक हो गया, आपका टोड हो गया, ये सभी में क्या होता है, तो बाह्य निषेचन होता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, बाह्य निषेचन। मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में केवल 1 अंडा ही देती है? ये देखो, बूझो कितना नौटंकीबाज है। ये कह रहा है कि मछली और मेढक जो है सैकड़ों अंडे एक साथ देती है, और मुर्गी अंडा एक साथ क्यों नहीं देती, वो तो सिर्फ एक ही देती है ना। ये बड़ा नटखट है, बूझो और पहेली बहुत नटखट है। अब देखो पहेली उसको सिखा रही है, क्या कहेगा, पहेली क्या कहती है,
कहती है यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता है और वह नया जीव नहीं बन पाते। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों को भोजन करते हैं, अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। यानी कि मेढक, टेडपोल और जो आपने ऊपर में एग्जाम्पल देखा था, क्या देखा था, मछली, स्टारफिश, ये सभी जो होते हैं एक से ज़्यादा यानी कि सैकड़ों अंडे इसलिए देते हैं ताकि वो पर्यावरण मौसम के अनुकूल रहते हुए, बचाव करते हुए हजारों में से कोई एक दो तो बच ही जाएगा किसी न किसी हालात में, तो वो क्या होता है, एक नए जीव की उत्पत्ति कर सकता है, अपनी वंश की वृद्धि कर सकता है। इसलिए टेडपोल वगैरह ज़्यादा अंडे देते हैं। अब क्या है, यहाँ पर चित्र में युग्मनज का बनना, ये सभी का विकास दिखाया गया है। पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको बताते हैं। कहता है एक एकल कोशिका किस प्रकार का बड़ा जीव बन सकता है, ये बूझो का सवाल है, तो आइए जानते हैं। कहता है भ्रूण का परिवर्धन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, ठीक है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। तो ध्यान रखना है कि युग्मनज का विकसित रूप भ्रूण एम्ब्रियो कहलाता है। चित्र 9.8a में आप देखेंगे। फिर कह रहा है कि युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, जो कि आप चित्र 9.8b में देखेंगे। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती है। इस विकसित हुई संरचना को हम भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित हो जाता है। चित्र 9.8c में देखेंगे। कहता है कि गर्भाशय के में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है और धीरे धीरे शारीरिक अंग जैसे कि हाथ पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की युवा अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। ध्यान रखेंगे, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भाग की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। यानी कि शरीर की सभी अंगे, आँख, नाक, कान, बाल, ये सभी जो है, हाथ पैर, ये सब जब पूरी विकास हो जाती है तो वह गर्भ कहलाता है। और गर्भ का विकास जब पूरी तरह से हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। ये गर्भाशय में आप भ्रूण को देख सकते हैं। ये बाहर की जो पूरी एरिया है ये गर्भाशय के नाम से जाना जाता है। आप बच्चों को देख सकते हैं, इसके हाथ, नाक, पैर, मुंह सभी के सभी एक समान विकसित हो चुके हैं। ठीक है, अब पहले इस पिक्चर को हम समझते हैं। आपने इस पिक्चर के बारे में पढ़ा कि चित्र 9.8a में युग्मनज का बनना तथा युग्मनज से भ्रूण का विकास। ये देखो कैसे कैसे आप समझेंगे। ये देखो, यहाँ पर है अंडोत्सर्ग, ये है अंडाशय, यहाँ है युग्मनज, यहाँ है गर्भाशय और ये है रोपित भ्रूण। तो युग्मनज जो बनता है वो यहाँ से बनता है अंडोत्सर्ग होने के बाद, यानी कि अंडाशय में बनता है और फिर ये अंडवाहिनी से होते हुए ये गर्भाशय में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँचता है? गर्भाशय में पहुँचता है। और गर्भाशय से निकलने के बाद ये क्या होता है, तो कोशिकाओं का पिंड, यानी कि ये कोशिकाओं का एक पिंड बन जाता है। ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हैं यही यहाँ पर कोशिकाओं का पिंड है। और तीसरा कि भ्रूण का गर्भाशय में रोपण, और फिर क्या होता है कि भ्रूण जो है गर्भाशय में चला जाता है, ये देख लो, और यहाँ पर विकसित होता है भ्रूण और ये कहलाती है गर्भाशय भित्ति। तो आपने क्या जाना था कि निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। उसके बाद कोशिकाओं के समूह जो होते हैं वो ऊतक और अंगों में विकास होने लगते हैं और वो सभी भ्रूण के रूप में जाता है और भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रूपित होकर विकसित होता रहता है। आइए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ आप जानेंगे कि मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है। ये याद रखेंगे, मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? मुर्गी बच्चा देता है कि अंडा देता है? बताइए। अंडा देता है। आप जानते हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती, तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं? आइए पता लगा। चूजा किसको बोलते हैं? मुर्गी के बच्चे को हम चूजा बोलते हैं।
निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी से में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी इससे ही सुरक्षित परत होता है। तो ये क्या होता है कि जब निषेचन होता है उसके बाद जो युग्मनज यानी कि जायगोट है वो विभाजित होता है और विभाजित होकर अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता चला जाता है। इसके नीचे बढ़ने के कारण इस पर कुछ सुरक्षित परत यानी कि कवच चढ़ती जाती है और ये कठोर कवच मुर्गी के अंडे में दिखाई देता है। आप जानते हैं कि कठोर कवच के पूर्ण रूप में बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में कितना समय लगता है? 3 सप्ताह का समय लगता है। जल्दी से बताइए, आईवीएफ जो हुआ था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम परख नली में युग्मनज को कितने दिन रखते हैं? कितने दिन? 1 सप्ताह, लगभग 1 सप्ताह यानी कि लगभग 7 से 8 दिन हम रखते हैं। अब कहता है कि चूजे बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को उष्मायन के लिए अंडे पर बैठे देखा होगा, मतलब गर्मी देने के लिए। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन यानी कि फूटने के बाद चूजा बाहर आता है। ठीक है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा शरीर के बाहर ही होता है। अभी हमने ऊपर भी जाना था। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता है। भ्रूण जो है अंडावरण के अंदर विकसित होता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडज की उत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेढक या अनेक टैडपोल देखे होंगे, तो मेढक का जो बच्चे होते हैं उसे हम टैडपोल कहते हैं। ठीक है। जरायुज एवं अंड प्रजक जंतु, ये क्या होता है? तो हम जानते हैं कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। जैसे मानव, गाय, भैंस, बकरी, ये सभी जो है जरायु जंतु के नाम से जाना जाता है। और वे जंतु जो अंडे देते हैं उसे हम अंड प्रजक के रूप में जानते हैं, जैसे कि मुर्गी वगैरह हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये आपको क्रियाकलाप करने के लिए दिया गया है। मेढक, छिपकली, तितली, लसलभ, मुर्गी और कौवे तथा अन्य पक्षी के अंडे का अवलोकन कीजिए। क्या आप इन सभी प्राणियों के अंडे का अवलोकन कर पाएंगे? और जिन अंडों को आपने एकत्र किया है उनके चित्र भी बनाना है, तो आप चित्र बैठ के बनाते रहिए। मैं क्यों बनाऊँ? आप बनाओ। क्या करोगे आप? चलो देखो, यहाँ देखते हैं। कहता है कि कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी मां शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते। यह इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देते हैं। इनमें मां पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। यह जरायु जंतु के उदाहरण है। गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी किस जंतु के उदाहरण है? जरायु जंतु के उदाहरण होते हैं। शिशु से वयस्क, ये क्या है? तो इसको भी समझना इंपॉर्टेंट होगा कि नवजात जन्मे यानी कि जो नए बच्चे जन्म होते हैं, प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। यानी कि नवजात शिशु तब तक वृद्धि करता है जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता है। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। रेशम चक्र में क्या होता है? पहले अंडा होता है, अंडा से लार्वा या इल्ली बनता है, इल्ली से प्यूपा बनता है, प्यूपा से वयस्क बनता है। तो ये चक्र आपको सिर्फ दिखाई नहीं, ये चक्र आपको याद रखना है कि रेशम कीट का जो होता है पहले अंडा होता है, अंडा से लार्वा या इल्ली बनता है, इल्ली से प्यूपा बनता है और प्यूपा से वयस्क बनता है। यानी कि रेशम कीट की उत्पत्ति 4 स्तर में होता है। पहला अंडा, दूसरा लार्वा, तीसरा प्यूपा, चौथा वयस्क। और ये सवाल पूछे गए हैं तो आपको याद रखना है कैसे। पहले अंडा बनेगा, फिर लार्वा बनेगा, फिर प्यूपा बनेगा, फिर वयस्क बनेगा, जिसके विषय में आपने कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप कक्षा 7 का 1, 2, 3 चैप्टर जाके जरूर पढ़ें। कहता है मेढक इस प्रकार के जंतुओं का अन्य उदाहरण है। मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं का प्रेक्षण कीजिए। हम 3 स्पष्ट अवस्थाएं अथवा चरणों को देख पाते हैं। पहला अंडा, दूसरा टैडपोल यानी लार्वा और तीसरा वयस्क। यानी कि रेशम कीट में 4 स्तर होते हैं, मेढक में 3 स्तर होते हैं। मेढक में अंडा बनता है, टैडपोल बनता है, फिर वो वयस्क हो जाता है।
क्या टैडपोल वयस्क मेढक से भिन्न दिखाई देते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि इसी दिन यह टैडपोल वयस्क मेढक बन जाएंगे? उसी प्रकार रेशम कीट की इल्ली या प्यूपा वयस्क रेशम कीट से बहुत अलग दिखाई पड़ता है। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि वैसे लक्षण जो मेढक और रेशम कीट में है वो जो नवजात में लक्षण होता है वो वयस्क में नहीं होता है। फिर टैडपोल अथवा इल्ली का बाद में क्या होता है, तो टूट जाता है या फिर वो शिशु में परिवर्तित हो जाता है। आइए यहाँ जानते हैं। कहता है आपने एक सुंदर शलभ को कोकून से बाहर निकलते देखा होगा। शलभ जो होता है ये होता है रेशम कीट के बच्चे को शलभ कहा जाता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, कहता है आपने एक सुंदर शलभ को कोकून से बाहर निकलते देखा होगा। टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। कुछ विशेष परिवर्तन के साथ टैडपोल जो है वयस्क में जो बनता है वह कायांतरण कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम शरीर के किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है? मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क मानव शारीरिक अंग मौजूद होते हैं, तो हमारा जो है वो कायांतरण नहीं होता, हमारा सिर्फ शारीरिक अंग बढ़ता है। लेकिन जो मेढक है, रेशम है, इसमें कायांतरण होता है। जो टैडपोल दिखता किसी और तरह का है, बाद में जैसे जैसे बड़ा होता है वो दिखने किसी और तरह का लगता है। जैसे आप ये पिक्चर आप देख सकते हो मेढक का जीवन चक्र। पहला जीवन चक्र होता है उसका अंडा, अंडे से बनता है आरंभिक टैडपोल। देखो ऐसा हो गया इसका टैडपोल। फिर बाद का टैडपोल, इसमें ऐसे ये पैर निकल गया और बाद में ऐसा पूरी तरह देखो एकदम चेंज हो गया, पूरी तरह चेंज हो जाता है ना। आपने ये बारिश वगैरह में देखा भी होगा, मछली मारने जाते होंगे तो ये छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं उसमें ये, तो हम लोग बचपन में क्या करते थे ना, ये जो ऐसे ये मेढक जो है ना तैरता रहता था तो लगता था कि ऐसा कुछ मछली है। तो जब इसके बारे में पता नहीं रहता था तो इसको पकड़ करके एक उठा करके घर लेके जाते थे और मम्मी को बोलते थे मम्मी मछली लाए हैं। वो मम्मी मारती थी, बोलते थे कि ये मछली नहीं मेढक का बच्चा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, टैडपोल होता है जो अंडे देता है। फिर अंडे से पहले ये छोटा सा टैडपोल बनता है, छोटा सा टैडपोल के बाद बड़ा टैडपोल हो जाता है और उसके बाद वयस्क होकर के ऐसा बन जाता है जो टर टर करते रहता है ना। तो ये कायांतरण कहलाता है। जबकि मानव में आप देखेंगे, मानव में जो अंग होते हैं चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो बड़ा होने के बाद भी उसके अंग बढ़ते हैं, ना कि उसके हाथ पैर में कायांतरण होता है। अब दूसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा अलैंगिक जनन। अब तक जो हमने पढ़ा वो सब था हमारा लैंगिक जनन के बारे में। अब अलैंगिक जनन करते हैं तो कहता है कि अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा जिनमें हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है। हाइड्रा और अमीबा में जनन किस प्रकार होता है? क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? तो आइए इसका हम पता लगाते हैं। किसके बारे में? एग्जाम्पल याद रखेंगे, हाइड्रा और अमीबा। ये देखिए हाइड्रा में मुकुलन, ये विधि आप याद रख लीजिएगा, बस यही सवाल पूछा जाता है कि हाइड्रा में किस विधि द्वारा वृद्धि होता है, तो मुकुलन विधि द्वारा वृद्धि होता है। आप देख सकते हो हाइड्रा ये है, इसमें एक छोटी सी कनी निकली, फिर थोड़ा सा बड़ा कनी हो गया, फिर ये बड़ा कनी हो गया और बीच में ये फिर यहाँ से कट जाएगा, इसे ही हम मुकुलन विधि कहते हैं। तो आइए जानते हैं। कहता है प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव है जिन्हें मुकुल कहते हैं। जो अभी आपने यहाँ पिक्चर में देखा, ये एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, तो ये क्या है, मुकुल होगा। क्या कहता है, मुकुल। स्मरण कीजिए कि ईस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं, यानी कि ईस्ट में भी जो जनन होगा मुकुलन विधि से होता है। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उदर्भ से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। यानी कि वैसे जीव जो एक ही जनक होता है, मतलब उसमें नर और मादा अलग अलग नहीं एक ही में होते हैं, और जो नए जीव अपने नए बच्चों का उत्पन्न करता है वह अलैंगिक जनन कहलाता है। यानी कि वैसे जीव जिसमें नर अंग और मादा अंग एक ही शरीर में हो, वैसे जनन वाले को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। तो हाइड्रा में और ईस्ट में जो जनन होता है वो मुकुलन विधि द्वारा होता है।
अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में भी दिखाई देता है। ठीक है, तो अमीबा कैसे दिखाई देता है वो आप पढ़े हैं। तो सब कहता है कि अमीबा एक कोष क्या होता है, बिल्कुल, इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया होती है। यानी कि अमीबा का जो होता है वो केंद्रक विभाजित होता है। ध्यान रखेंगे, अमीबा एक कोशिकीय होता है, अलैंगिक जनन करता है। अमीबा में अलैंगिक जनन कैसे होता है, तो अमीबा के केंद्रक का विभाजन होता है। कहता है कि इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाती है, जिसमें से प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। यानी कि एक ही केंद्रक से दो भागों में बंटने के बाद दोनों भाग में एक एक केंद्रक मौजूद होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को इसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, इसे द्विखंडन कहते हैं। यह भी सवाल पूछा जाता है कि अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो द्विखंडन विधि द्वारा होता है। जबकि जो हाइड्रा होता है और ईस्ट होता है, सॉरी, हाइड्रा और ईस्ट में जो होता है वो क्या होता है, मुकुलन विधि द्वारा होता है। नींद आने लगता है जी। सुबह 5 बजे आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करते उठ करके ज़बरदस्ती, 8 बजे ड्यूटी जाना होता है, 6-7 बजे से खाना बनाओ, नहाओ धोनो सब करना होता है। इसलिए पहले क्या करते, 5 बजे उठते हैं आपके लिए। 5 बजे उठ करके पहले 1 घंटा 45 मिनट टाइम लगता है आपके वीडियो रिकॉर्ड करने में। उसके बाद फिर बेड छोड़ते हैं, बेड छोड़ करके फ्रेश व्रेश हो करके नहा के खाना बना के खा के जाते हैं 8 बजे ड्यूटी। सोचिए हम कितना मेहनत करते हैं। आप हमारे लिए मेहनत नहीं करते, तो बैठे बैठे नींद आने लगता है। ठीक है, किसी किसी दिन ज़्यादा थकान रहता है ना, रात में नींद पूरा नहीं होता तो हो जाता है, आप समझते हैं। ठीक है, आइए तो आपने क्या जाना, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम। हाइड्रा किसका, हाइड्रा प्लस ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट में किस विधि द्वारा जनन करेंगे हम, तो मुकुलन द्वारा। किस विधि द्वारा, मुकुलन द्वारा। और अमीबा ले लें तो अमीबा में किस विधि द्वारा होगा, तो द्विखंडन विधि द्वारा होगा। किससे होगा, द्विखंडन विधि द्वारा होगा। कहता है मुकुलन एवं विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी है जिसके द्वारा एकल जीव संतति जीवों में, कहाँ गया, संतति जीवों में खत्म हो गया, मतलब संतति जीवों में बदलता है या चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, अब आप ये देख लो, ये अमीबा का जो प्रक्रम आपने देखा कि ये अमीबा है। अमीबा का यहाँ पर केंद्रक विभाजित हो रहा है, जिसे हम विभाजित केंद्रक कहते हैं। विभाजन होने के बाद ये धीरे धीरे फैलते जाता है, फैलते फैलते दो अलग अलग अमीबा में परिवर्तित हो जाता है, संतति में हो जाता है। यानी कि अमीबा में द्विविखंडन यानी कि दो में बट गया। ठीक है, और इस प्रकार ये चैप्टर होता है समाप्त। लेकिन अभी बने रहेंगे, आपको कुछ कहानियाँ बताएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल बताएंगे और आपने क्या सीखा ये भी बताएंगे। अब आते हैं डॉली की कहानी। यहाँ से एक सवाल पूछे जाते हैं, जरा ध्यान देंगे। कहता है किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाता है। क्या है किसी भी समान कोशिका या समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट, नाम याद रखेंगे, इयान विल्मट। किसने, इयान विल्मट सबसे पहले क्लोनिंग का प्रयोग किसने किया, इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में, कहाँ पर, रोजलिन इंस्टीट्यूट में किया था। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया। कि किसका क्लोनिंग किया, भेड़ का डॉली नाम रखा गया। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। तो यहाँ से जितने लाइन को हमने अंडरलाइन किया है वो इम्पॉर्टेंट है। पहला तो कि क्लोनिंग किसे कहते हैं, तो आपने जाना कि कृत्रिम रूप से उत्पन्न की गई समान जीवों को क्लोनिंग कहते हैं। दूसरा कि क्लोनिंग सबसे पहले किसने किया, तो इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने किया। ये जो क्लोनिंग प्रक्रिया है ये सबसे पहले किस इंस्टीट्यूट या किस स्थान पर हुआ, तो स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में। किस इंस्टीट्यूट में, तो रोजलिन इंस्टीट्यूट में। किस जंतु का किया गया, तो भेड़ का किया गया। उस भेड़ का नाम क्या रखा गया, तो डॉली रखा गया। डॉली का जन्म कब हुआ, तो छोटा डेट के साथ याद रखेंगे 5 जुलाई 1996। डॉली का जन्म कब होता है, 5 जुलाई 1996। कब होता है, 5 जुलाई 1996। डॉली का जन्म कब होता है,
5 जुलाई 1996, जो क्या है, एक स्तनधारी है। कहता है कि डॉली का क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक एक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई। कौन सी नाम है? फिन डॉर्सेट नाम का एक भेड़ है, ठीक है, फिन डॉर्सेट भेड़ का प्रजाति है। उसी समय स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव, एक और नया प्रजाति है भेड़ का, स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्र की गई। अंड कोशिका से केंद्रक को हटा लिया गया। तत्पश्चात फिन डॉर्सेट भेड़ के स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव में रोपित किया गया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्तन समान रूप से हुआ था। अंततः डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव ने डॉली को जन्म दिया था, परंतु डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी। क्या कह रहा है कि डॉली को जन्म दिया था स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव, लेकिन उसकी समरूपता किसके साथ थी? तो फिन डॉर्सेट के समान थी। किसके समान थी? फिन डॉर्सेट के समान। क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के केंद्रक को अंडकोशिका से हटा दिया गया था, अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी, जिसमें प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़े के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई, यानी कि आज से 21 साल पहले, ठीक है, 24 चल रहा है ना, और आज जो है 19 फरवरी, एक सप्ताह पहले 14 फरवरी, यानी कि जिस दिन वैलेंटाइन डे था, हमारा पुलवामा अटैक का जो था, शहीदों को नमस्कार है हमारा, पुलवामा अटैक जो था, इन दिन जो है क्या हुआ था, 14 फरवरी 2023 को हमारी डॉली की मृत्यु हो गई थी। जबकि उसका जन्म कब हुआ था? 5 जुलाई 1996, ठीक है। कहता है कि डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ की जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां यानी कि रोग होता है। ओवरऑल आपको क्या याद रखना है, यहाँ से देख लीजिए। ये किया था यान बिलमट, रेजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड एडिनबर्ग से। ये 3 अलग अलग भेड़ की प्रजाति, ये फिन डॉर्सेट भेड़ है, ये स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव है, और ये डॉली है, ठीक है, ये डॉली है प्यारी सी, ये फिन डॉर्सेट भेड़ है, और ये स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव है। तो ये दोनों का नाम याद रखेंगे। ये किसकी प्रजाति है? तो भेड़ का प्रजाति है। बाकी आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। और एक याद रखना है कि ये मृत्यु कब होता? 14 फरवरी 2003 को। और इस प्रकार ये चैप्टर होता है समाप्त। अब आप देखेंगे आपने क्या सीखा और प्रमुख शब्द। तो हमने सब पहले जानने का प्रयास किया प्रमुख शब्द, जिसमें अलैंगिक जनन, जिनमें एक ही जीव में दोनों अंग होते हैं, नर मादा। द्विखंडन किस में होता है? जल्दी से बताओ। अमीबा। मुकुलन किस में होता है? हाइड्रा और ईस्ट में होता है। अंडा, भ्रूण के बारे में हमने पढ़ा। बाह्य निषेचन, वो ये किस में होता है? बाह्य निषेचन तो किस में होता है? मछली वगैरह में, मछली, टेडपोल वगैरह में बाह्य निषेचन के बारे में पढ़ा। गर्भ पढ़ा। आंतरिक निषेचन गाय, मानव, बकरी, ये सभी में। क्षयांतरण, जो उसके रूप में परिवर्तन होता है। अंड प्रजनन, जो अंडा देता है। लैंगिक जनन, जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। शुक्राणु, नर जनन अंग है। जरायु जंतु, जो जन्म देता है डायरेक्ट बच्चों को। युग्मनज, नर और अंडाणु और शुक्राणु के मिलने को युग्मनज कहते हैं। अब आपने क्या सीखा? ये देखो, मैं आखिरी वाला जो होता है आपने क्या सीखा, ये स्पीड वो पढ़ता हूँ ताकि बस आपको रिकॉल हो, ये नहीं कि आपको मैं याद कराऊँ, क्योंकि ऊपर में बहुत टाइम दे दिया रहता हूँ, ठीक है। आपको ज़रूरत हो तो वीडियो पॉज करके वीडियो को स्लो मोशन में करके आप आराम से फिर से सुन लेना। आपने क्या सीखा? तो कहता है जंतु 2 विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं, यह है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अंडाशय, अंडवाहिनी एवं गर्भाशय मादा के जनन अंग है, ये बार बार पूछा जाता है। मादा जनन अंग कौन है? ये 3 ही देता है ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन में ये 3 देगा, बोलेगा निम्न में से कौन भिन्न है? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, और एक ऑप्शन देता है शुक्राणु नली, ठीक है। तो याद रखना है कि मादा जनन अंग यानी कि फीमेल जो पार्ट है, फीमेल पार्ट में अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय होता है, जबकि नर जनन अंग में वृषण, शुक्राणु नली और शिश्न होता है।
अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिससे अंडाणु अथवा अंडकोशिका कहते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य एवं अन्य जंतु जैसे कि मुर्गी, गाय एवं कुत्ते इत्यादि में होता है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। क्या है? वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मेढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि में दिखाई देता है। युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा भ्रूण बनता है। युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा भ्रूण बनता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जहाँ उसकी वृद्धि एवं परिवर्धन होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य बन जाता है उसे गर्भ कहते हैं। मनुष्य, गाय एवं कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं जरायु जंतु कहलाते हैं। मुर्गी, मेढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। लार्वा का कुछ अग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क के जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव होता है अलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार का अलैंगिक जनन को द्विखंडन कहते हैं। आइए अब हम कुछ अभ्यास करते ऑब्जेक्टिव सवालों का, बने रहेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल जो सही है उसको करते। सवाल नंबर 3 है सर्वोचित उत्तर चुनिए। पहला कहता है कि आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर से बाहर, नर के शरीर में या नर के शरीर से बाहर। तो हमने पढ़ा कि आंतरिक निषेचन जो होता है ये मादा के शरीर में होता है और ये किस में होता है? गाय, भैंस, बकरी ये सभी में होता है। दूसरा है कि एक टैडपॉल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है निषेचन, कायांतरण, रोपण या मुकुलन। तो हमने पढ़ा अभी कि टैडपोल का विकास जो होता है वो कायांतरण के रूप से होता है। निषेचन के बारे में हमने जाना था अंडाणु और शुक्राणु जहाँ मिलता है युग्मनज का निर्माण करता है। रोपण हमने देखा था IVF में और मुकुलन के बारे में हमने देखा था हाइड्रा और किसमें? ईस्ट में। तीसरा सवाल है कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ है ट्रू फॉल्स करना है। बहुत सारा क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स में। देखिए कहता है निम्न कथन सत्य अथवा असत्य संकेतित कीजिए। ठीक है, जो टिक लगा देंगे ऐसे वो सही हो जाएगा, जो ऐसे कर देंगे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान देना। कह रहा अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देता है। अंडा जन्म देने वाला विकसित शिशु कैसे देगा? गलत है। ठीक है, अब प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका होता है, सही है। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, बिल्कुल सही है। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ करता है युग्मक कहलाती है, बिल्कुल। निषेचन के बाद दिया गया अंडा एकल कोशिका है। निषेचन के बाद दिया गया अंडा एकल कोशिका होता है। निषेचन के बाद, ये तो सवाल फंसा रहा है। अंडाणु और शुक्राणु तो एकल कोशिका होता है, निषेचन के बाद दिया गया अंडा, ये सवाल मुझे डॉट लग रहा है, मैं देखूंगा तब बताऊंगा। ठीक है, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। अमीबा मुकुलन नहीं, अमीबा जो है द्विखंडन द्वारा जनन करता है। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, बिल्कुल है, तभी तो होगा। द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। द्विखंडन हाँ अमीबा में होता है अलैंगिक जनन, तो बिल्कुल अलैंगिक जनन का है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, बिल्कुल। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, तो बिल्कुल। बस ये एक सवाल मैं फंस गया हूँ, उसको आप अगर आपकी कृपा दृष्टि हम पे हो तो आप हमें बता देना कि निषेचन के बाद दिया गया अंडा एकल कोशिका होता है या क्या होता है। सवाल मैं भी खोजूंगा इसको, क्योंकि सवाल अच्छा है। मैं भी इसको स्क्रीनशॉट करके रख लूँ या फ़ोटो खींच के फिर आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ से आपके जो है सवाल वो लैंग्वेज वाला है, तो आप लैंग्वेज वाला सवाल बना लेंगे। आइए अब कह रहा है क्या आप जानते हैं। ठीक है, कहता है मधुमक्खियों के छत्ते में रुचिकर संगठन देखा गया है जो कई हजार मक्षिकाओं की कॉलोनी है।
केवल एक ही मधुमक्खी अंडे देते, ध्यान रखना है, यह मक्षिका रानी मक्षिका या रानी मधुमक्खी कहलाती है। एक ही मधुमक्खी, हजारों मधुमक्खियों में सिर्फ एक मधुमक्खी होता है जो अंडा देती है, वह है रानी मक्खी। अन्य सभी मादा मक्खियाँ कर्मी सी मक्षिका होती है, मतलब काम करने वाली। उनका मुख्य कार्य छत्ता बनाना, नन्हों को देखभाल करना तथा रानी मक्षिका पर्याप्त भोजन देकर स्वस्थ रखना जिससे वह अंडे दे सके। यानी कि ये एक तरह की बहुरानी होती है, बहू होती है नए ससुराल की, नए घर की, जिसको सब कोई देखभाल करता है। ठीक है, कहता है एक रानी मक्षिका हजारों अंडे देती है। निषेचित अंडे से मादा बनती है जबकि अनिषेचित अंडे से नर बनता है। जो अंडा निषेचित हो जाता है उससे मादा यानी कि फीमेल बनता है, और जो अंडे अनिषेचित हो जाता है उससे नर बनता है, और नर को हम ड्रोन या पुंमंछिका कहते हैं। सवाल पूछा हुआ है, सीटेट वगैरह में बहुत पूछता है, बहुत बहुत बहुत। ठीक है, तो निषेचित अंडा से मादा बनता है, अनिषेचित अंडा से नर बनता है, और जो ड्रोन यानी कि पुंमंछिका कहलाता है। इन कर्मी मक्षिकाओं का काम होता है कि वह अंडों के उष्मयन हेतु छत्ते का ताप 35 डिग्री बनाए रखे। यानी कि याद रखना है कि मधुमक्खी के छत्तों की जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री तक होता है। तो ये था कुछ इंटरेस्टेड पॉइंट, और इसी पॉइंट के साथ आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। उम्मीद करते हैं आपने जंतुओं में जनन चैप्टर को बेहतर से समझा होगा। मैंने बेहतर से समझाने का प्रयास किया है। मिलेंगे जल्द ही चैप्टर नंबर 10 के साथ। अभी आपका काम है बस आप लोगों तक शेयर करते रहें, पढ़ते रहें, और भी जो काम करना है, इश्क मोहब्बत पढ़ाई सब करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नए चैप्टर में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।